पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कंप्यूटर टीचर प्रिपरेशन के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर की पीडीओ के बारे में, यानी जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जितने भी आपके जानकार हैं या फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी तक आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको इस प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी, पूरा सिलेबस यहाँ कवर करवाया जाएगा। साथ ही इसकी जो पीडीएफ है, हर चैप्टर की जो यहाँ टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है कंप्यूटर की पीडीएफ, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो विकास क्रम है उसके भी बहुत से स्टेप हैं। पिछले वीडियो में मैंने कंप्यूटर के विकास क्रम को बताया था, यानी कंप्यूटर का जो विकास हो किस क्रम में हुआ है, कंप्यूटर से पहले और कौन कौन सी डिवाइस बन चुकी है, तब जाकर आधुनिक कंप्यूटर ने अपना आकार, अपना स्वरूप लिया है। उसी प्रकार से कंप्यूटर के निर्माण के बाद अब कंप्यूटर के तकनीकी में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं और आज कंप्यूटर का प्रयोग हर चीज़ में किया जाता है। आप सभी जानते हो, विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, वाणिज्यिक क्षेत्र में, सब जगह कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। तो इन नवीन तकनीकों के आधार पर ही जो कंप्यूटर को की जो पीढ़ियाँ है उनमें वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ बताई गई है और एग्ज़ाम में यहाँ से 2 प्रश्न तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की, यानी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन की जो अवधि है वो 1942 से 1955 मानी गई है। बहुत सी बुकों में इनमें अंतर हो सकता है, लेकिन ये मानक है। मैंने जो आपके लिए सामने लेके आया हूँ ये बिल्कुल राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है उनसे ही ली गई है, पूरी मैच करके। राजस्थान शिक्षक भर्ती का एग्जाम होने जा रहा है तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो प्रथम पीढ़ी है उसकी कालावधि जो है 1942 से 1955 तक मानी गई है। अब प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर कैसे होते थे, उनकी संरचना कैसी होती थी, वो हम जानेंगे। तो आप देख सकते हो इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था, यानी इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में। हर कंप्यूटर में एक इलेक्ट्रॉनिक अवयव होता था, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया या वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब है वो आकार में बहुत ही बड़ी होती थी और इस पीढ़ी के कंप्यूटर का आकार भी बहुत बड़ा होता था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब भी आकार में बहुत बड़ी होती थी। साथ ही में बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। इस कारण से कंप्यूटर का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता था। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का जो आकार है वो बहुत बड़ा होता था। एक तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता ये हो गई। फिर इनकी कार्य करने की जो गति है बहुत ही धीमी थी, बहुत धीमी गति से कार्य करते थे। फिर इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था और जो आंतरिक मेमोरी है, आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। जो इंटरनल मेमोरी है, जो वर्तमान में जैसे रैम चल रही है, तो उस समय प्रथम पीढ़ी कंप्यूटरों में इंटरनल मेमोरी के रूप में चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था। और साथ ही इनमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा प्रचलित थी, यानी लो लेवल लैंग्वेज जो है मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, इनका प्रयोग इसमें होता था। और इनका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, वाणिज्यिक कार्यों जैसे वेतन बिल बनाना, बिल तैयार करना, लेखांकन का कार्य आदि तक ही सीमित था। यानी उस समय कंप्यूटर का प्रयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में होता था। जैसा ये मैंने आपको बताया, वैज्ञानिक अनुसंधान और जो वाणिज्यिक कार्य है वहीं तक इसका प्रयोग होता था। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हर पीढ़ी का जो कंपोनेंट है मैं आपको बताऊंगा, उसी से अधिकतर प्रश्न भी आता है। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है उनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था। अब प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर है कौन कौन से थे उसके एग्जाम्पल भी हम 1-2 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ENIAC। ENIAC जो कंप्यूटर है 1943 से 1946 ये प्रथम सामान्य उपयोग आने वाला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, यानी इसको जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी कहते हैं। फर्स्ट जनरल पर्पज, ध्यान देना, फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC था। तो प्रथम सामान्य उपयोग वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो ENIAC था। ENIAC का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। और इसको अमेरिका की पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया, तो पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के
जो प्रोफेसर थे जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मचली, इन्होंने बनाया था। याद रखना है, पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय के जे प्रेस्पर एकर्ट, ये आप देख सकते हो, जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मचली ने बनाया था इन्हें कंप्यूटर को। और इसका पूरा नाम यहाँ आप देख सकते हो, मैंने बताया था आपको भी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये बात आपको याद रखना है, यहाँ कंप्यूटर नहीं है, ये कैलकुलेटर, यहाँ इसका पूरा नाम है, यहाँ कैलकुलेटर है। कई बार आपके 4 ऑप्शन आएंगे तो उसको आपको ध्यान से देखना है कि इन्हें का जो पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसका पूरा नाम है। यह 50 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा था। तो आप देख सकते हो इसके आकार को, और इसका वजन था वो 30 टन था। आप आसानी से देख सकते हैं कि जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर है, मैंने भी आपको बताया आकार में बड़े होते हैं और वजन में भारी होते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना संभव नहीं है। आप खुद देख सकते हो 30 टन वजन का था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का उपयोग होता था। तो आप देख सकते हो 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था इन कंप्यूटर में। इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वोल्ट बिजली की आवश्यकता होती थी, यानी बहुत ही बिजली का अधिक उपयोग करते थे। तो जो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर थे वो आकार में बड़े थे, वजन में भारी थे, अधिक बिजली की खपत करते थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना संभव नहीं था। ये सभी विशेषता प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की होती है। ये मैंने इन्हें के बारे में बताया जो कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। इन्हें दूसरा प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर एडवेक। यहाँ आप देख सकते हो, ई से इलेक्ट्रॉनिक रहेगा, डी से डिस्क्रीट। याद रखना आपको इसका फुल नेम भी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यहाँ कंप्यूटर है आपको, तभी मैंने आपको बताया था इन्हें में और एडवेक में आपको अंतर रखना है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इन्हें के सलाहकार हंगरी के जॉन वॉन न्यूमैन की संग्रहित अनुदेशन संकल्पना के आधार पर बनाया गया है। यानी जो जॉन वॉन न्यूमैन उन्होंने ये स्टोर्ड प्रोग्राम की संकल्पना दी। स्टोर्ड प्रोग्राम जो कंसेप्ट है वो जॉन वॉन न्यूमैन ने ही दिया था। तो इसके आधार पर ही जो एडवेक जो कंप्यूटर है, इसमें प्रोग्राम और डाटा संग्रह करना आसान हुआ। यानी इससे पहले के जो कंप्यूटर थे उनमें प्रोग्राम और डाटा संग्रह करना बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन जॉन वॉन न्यूमैन के योगदान के कारण, कौन सा योगदान, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के कारण ये संभव हो पाया। तो ये आपको याद रखना है, प्रथम पीढ़ी जो कंप्यूटर है, इनिएक है, एडवेक है, एडसेक है, यूनिवेक है, मैनचेस्टर मार्क है, आदि ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अन्य अपन देख लेते हैं एडसेक। एडसेक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यहाँ कैलकुलेटर आप देखना एडसेक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके अलावा मैनचेस्टर मार्क फर्स्ट है 1948। यूनिवेक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल हैं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो बहुत सी कमी है, आप देख सकते हो कि आकार में बड़े होते थे और अधिक ताप के कारण इनकी ट्यूब जल जाया करती थी, इनकी खराब होने की संभावना अधिक रहती थी, इनका रखरखाव का जो खर्च है बहुत होता था, विद्युत का खर्च भी बहुत अधिक होता था, इनकी कार्य करने की जो गति है बहुत ही धीमी थी और इनके लिए वातानुकूलन आवश्यक था। ठीक है, और पंच कार्ड टेप के उपयोग के कारण इनमें इनपुट जो आउटपुट है वो बहुत ही धीमा होता था, क्योंकि पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इनपुट आउटपुट की जो प्रक्रिया है वो भी बहुत ही धीरे होती थी। और मेन मेमोरी भी बहुत कम थी, क्योंकि मैंने आपको बताया चुंबकीय ड्रम का प्रयोग किया जाता था, इसलिए मुख्य स्मृति भी कम थी और प्रोग्रामिंग क्षमता भी बहुत कम थी और इसका बहुत ही सीमित उपयोग होता था। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी की, सेकंड जनरेशन, जिसका कालावधि जो है 1955 से 1964 मान सकते हैं। आपको ध्यान रखना है 1955 से 1964 तक की जो कालावधि है वो सेकंड जनरेशन के लिए है। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात जो है वो ट्रांजिस्टर है कि द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक अवयव के रूप में, जो मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का। जैसे प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया था ना, उसी प्रकार से सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत बार आता है हर एग्जाम में, चाहे RSCIT हो, IE का एग्जाम होता है, सब में अधिकतर प्रश्न आता ही है। इसके अलावा हम ट्रांजिस्टर की बात करें तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार है 1947 में बेल लेबोरेटरीज द्वारा किया गया था। बेल लेबोरेटरीज आप सभी जानते हैं, AT&T बेल USA में। तो बेल लेबोरेटरीज द्वारा 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। ट्रांजिस्टर है एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जो कि सेमीकंडक्टर से
बनी होती है, यानी अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक धातु होता है, उससे बना होता है। ट्रांजिस्टर का वही कार्य था जो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का था, किंतु ट्रांजिस्टर का जो आकार है वो वैक्यूम ट्यूब की तुलना में बहुत छोटा होता था, इसलिए और ये अधिक विश्वसनीय और तीव्र गति से कार्य करने में भी सक्षम थे। इसके अलावा इनमें विद्युत की खपत भी बहुत कम होती थी, यानी वैक्यूम ट्यूब की तुलना में जो ट्रांजिस्टर होते थे उनमें विद्युत की खपत है वो कम होती थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो प्रथम पीढ़ी की तुलना में उनमें कुछ सुधार हुए थे। इसकी मेमोरी में भी सुधार हुए और 1960 के दशक में पूर्णतया ट्रांजिस्टर तकनीक पर आधारित प्राथमिक मेमोरी उपलब्ध हो गई, यानी ट्रांजिस्टर टेक्निक पर बनी हुई जो प्राइमरी मेमोरी है वो उपलब्ध हो गई, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप है और जो डिस्क है उसका प्रयोग प्रारंभ हुआ, जो आज भी प्रचलित है। तो सेकेंडरी मेमोरी आप सभी जानते हैं, जहां डाटा को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। उसके लिए सेकेंड जनरेशन में चुंबकीय टेप का प्रयोग होता था और चुंबकीय डिस्क का प्रयोग होता था। तो यहाँ सारांश हम देख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर के उपयोग से कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया, यानी द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो प्रथम पीढ़ी की तुलना में छोटे थे। हालांकि अभी भी बड़े तो थे, लेकिन प्रथम पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटे हो गए, और तापमान की समस्या है वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई, और इनकी विश्वसनीयता भी बढ़ी और इनकी कार्य करने की गति भी बढ़ी। इस प्रकार से कंप्यूटर की जो लागत मूल्य है उनमें भी कमी आई। साथ ही कुछ उच्च स्तरीय जो प्रोग्रामिंग भाषाएं होती है उनका भी विकास हुआ। आगे चलकर हम पढ़ेंगे सबके बारे में, कौन कौन सी प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उनका हम अलग से चैप्टर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ केवल जनरेशन्स की बात करने हैं। तो सेकंड पीढ़ी जो सेकंड जनरेशन्स है उनमें जो उच्च स्तरीय भाषा प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ, जैसे कि बेसिक है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, कोबोल है, फोर्ट्रॉन है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन आदि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का भी विकास हुआ। और इन उच्च स्तरीय भाषाओं के प्रादुर्भाव से जो प्रोग्रामिंग का कार्य है वो बहुत ही आसान हो गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ, यानी इनका जो प्रयोग करने का क्षेत्र है कंप्यूटर का वो भी अधिक हुआ, जिससे वायुयान की यात्रियों के लिए आरक्षण प्रबंधन, जो रिजर्वेशन सूचना प्रणाली, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में भी इनका उपयोग होने लगा। और जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनके एग्जाम्पल यदि हम ले तो यहाँ आप देख सकते हो IBM 70 सीरीज है, IBM 1400 सीरीज है, IBM 1600 सीरीज है, यानी IBM 1600 सीरीज के जितने भी कंप्यूटर वो सभी, हनीवेल 400 से 800 सीरीज के, CDC 3600, ये सभी कंप्यूटर प्रमुख कंप्यूटर है सेकेंड जनरेशन के। तो आपको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर भी याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन को मैंने आपको बताया था, इनिएक है, एडवेक है, एडसेक है, मैनचेस्टर मार्क 1 है और यूनिवेक है, वो मैंने फर्स्ट जनरेशन के बताए थे। यहाँ आपको सेकेंड जनरेशन की आपको याद रखना है IBM 70 सीरीज, IBM 1400, IBM 1600, ये जो भी कंप्यूटर मैंने आपको बताया है ये सभी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1975, 1964 से 1975 तक की जो कालावधि है वो थर्ड जनरेशन की है। इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, यानी तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, उनमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर एकीकृत परिपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम IC कहते हैं, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, हिंदी में हम इसको बोलते हैं एकीकृत परिपथ, इनका प्रयोग किया जाने लगा। तो तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एकीकृत परिपथ का प्रयोग, यानी कि IC का प्रयोग। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड में IC का प्रयोग हुआ। IC क्या होता है? IC एक छोटा सा आयताकार चपटा टुकड़ा होता है जिसमें हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो समाहित होते हैं, और अपने छोटे चपटे आकार के कारण ही इनको चिप के नाम से भी पुकारते हैं। चिप के नाम से अधिक लोकप्रिय है कि चिप, कोई भी IC होती है उसको हम चिप बोलते हैं। तो चिप क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत ही छोटा सा टुकड़ा होता है, आयताकार छोटा सा टुकड़ा, जिसपे हजारों ट्रांजिस्टर के समान क्षमता निहित होती है, इसलिए इसको चिप के नाम से जाना जाता है। IC का उपयोग होने लग गया, तो IC आप सभी जानते हो बहुत ही छोटी सी होती है, तो IC के उपयोग से कंप्यूटर का आकार वो और भी छोटा हो गया तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में, और इसकी जो मेमोरी है वो भी बढ़ गई, लागत में भी कमी आई, साथ ही इसकी कार्य करने की जो क्षमता है, विश्वसनीयता है, उसमें भी वृद्धि हुई। अब थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? कंप्यूटर के स्टैंडर्डाइजेशन की आवश्यकता अनुभव, यानी मानकीकरण की। इससे पहले क्या होता था, जितने भी कंप्यूटर निर्माता थे
वो अपने अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण करते थे, है ना, और उनमें आपस में कोई भी तालमेल नहीं था। वो अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, कोई अपना सॉफ्टवेयर बना रहा है, आपस में उनमें कोई भी तालमेल नहीं था, जिससे क्या होता था, जो तैयार किया जाने प्रोग्राम है उनकी लागत भी ज़्यादा पड़ती थी और मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती थी। लेकिन सॉफ्टवेयर निर्माण के लिए मानक आधार तय किए गए, स्टैंडर्ड तय किए गए, इस तीसरी पीढ़ी के काल में ही स्टैंडर्ड तैयार किए गए। और इस काल में जो विकसित महत्वपूर्ण कंप्यूटर थे वो थे IBM 360, ICL 1900, IBM 370 और वेक्स 760। ये कंप्यूटर के एग्जाम्पल है तृतीय पीढ़ी के, यानी तीसरी पीढ़ी के एग्जाम्पल है कंप्यूटर के। नेक्स्ट जनरेशन की हम बात करते हैं, फोर्थ जनरेशन की, जो कि 1975 से स्टार्ट होती है। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर में बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ, जिसको हम बोलेंगे VLSI, यहाँ आप देख सकते हैं VLSI, इसका मतलब ये होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथ। तीसरी पीढ़ी में IC का प्रयोग किया गया, यानी एकीकृत परिपथ का। लेकिन चतुर्थ पीढ़ी में VLSI का मतलब है कि बड़े पैमाने के IC जो है उनका प्रयोग किया गया। इन परिपथों में क्या होता था, 1 इंच के चौथाई भाग में, अब देख लो आप 1 इंच है, 1 इंच के चौथाई भाग में, यानी एक 1/4 पार्ट में लाखों ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है वो समाये होते हैं। इसलिए इन परिपथों को माइक्रोचिप कहा जाने लगा। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे, जो कि IC थे, उनको चिप कहते थे। लेकिन चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है वो माइक्रोचिप कहलाए। क्या कहलाए? माइक्रोचिप। माइक्रो का अर्थ होता है सूक्ष्म, तो बहुत ही छोटी सी चिप है। पहला माइक्रोचिप 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने तैयार किया था, इंटेल 4004 नाम से। तो ये भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ बन जाता है आपका कि पहला जो माइक्रो प्रोसेसर कह सकते हैं, माइक्रोचिप कह सकते हैं, तो माइक्रोचिप है वो 1970 में इंटेल कॉरपोरेशन ने इंटेल 4004 नाम से बनाया था। इस छोटे से चिप को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रोचिप कह सकते हैं या इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से पहला जो माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल कॉरपोरेशन ने बनाया था 1970 में, और इंटेल 4004 नाम से। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। यानी माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं? जिन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है उनको ही हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के उपयोग से इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर का आकार है और भी छोटा हो गया। आप सभी जानते हैं दिन प्रतिदिन कंप्यूटर का आकार छोटा होता है। जो भी डिवाइस है हमारी, उनका आकार छोटा होता जा रहा है, उनकी कार्य करने की गति है वो बढ़ती जाती है, मेमोरी बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार से नई नई तकनीकी आविष्कार के कारण इसमें जो तकनीकी है उसमें सुधार होते जाते हैं। तो चौथी पीढ़ी कंप्यूटर है वो भी आकार में बहुत ही छोटे हो गए पहलों की तुलना में। और अब तक जिन कंप्यूटर के लिए बड़े बड़े कक्षों की आवश्यकता होती थी वो अब टेबल पर भी रखे जाने लगे। तो ऐसे कंप्यूटर आ गए चौथी पीढ़ी कंप्यूटर, जिनको हम टेबल पर रखकर आसानी से काम में ले सकते हैं। और जो भी आप देख सकते हो अपने कार्यालय में या स्कूल्स में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तो वो चौथी पीढ़ी के ही कंप्यूटर है। और अब तो ऐसे कंप्यूटर भी आ गए जिनको हम गोद में रखकर भी काम में ले सकते हैं, जिनको हम लैपटॉप कहते हैं, ठीक है ना। और हथेली में रखने वाले होते हैं जिनको हम पाम टॉप बोलते हैं। ये भी अलग अलग कैटेगरी है। मैं आगे इसके बारे में वीडियो लाऊंगा, कंप्यूटर जो प्रकार है उसमें बताऊंगा कौन कौन से कंप्यूटर के ये प्रकार होते हैं। लैपटॉप है, पाम टॉप है और टैबलेट है, सबके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। फिलहाल हम आगे बात करते हैं। माइक्रो प्रोसेसर आधारित इस पीढ़ी के कंप्यूटर की कार्य करने की गति है वो बहुत बढ़ गई, मेमोरी में वृद्धि हो गई, और ये सही अर्थों में पूर्ण जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाते थे। तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनेगा यहाँ से कि पूर्ण जनरल पर्पज कंप्यूटर कौन से कहलाते थे? कंप्लीट जनरल पर्पज, पूर्ण जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, चतुर्थ पीढ़ी के जो कंप्यूटर है, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है, उनको पूर्ण जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते थे। तो आप सभी जानते हैं कि जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा है जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग नहीं हो रहा हो, और आज इनकी कीमत भी इतनी कम हो गई है कि एक साधारण सा व्यक्ति भी है एक घरेलू कंप्यूटर का खर्च आसानी से वहन कर सकता है। और आप सभी जानते हो आजकल घर घर में कंप्यूटर है, सबके पास कंप्यूटर है। और आजकल आप सभी जानते हो ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो हर बच्चे के पास ये लैपटॉप मिल जाएंगे। तो आकार के आधार पर भी इस पीढ़ी कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर है उनको कई भागों में बांटा गया है, जो मैंने अभी आपको बताया। बाद में आगे हम बात करेंगे। आगे हम चलते हैं। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित पहला पीसी यानी पहला कंप्यूटर, पर्सनल जो कंप्यूटर है, 1970 में MITS नामक कंपनी ने बनाया। याद रखना आपको, माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला कंप्यूटर 1970 में MITS कंपनी ने बनाया, जो एल्टेयर था। उसका नाम क्या था? एल्टेयर।
एल्टेयर नाम था कंप्यूटर का। और उसमें कौन सी चिप का प्रयोग किया गया, यानी कौन सी माइक्रो चिप का प्रयोग किया गया, इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर जो कौन सा था, इंटेल 8008 नाम से माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग उसमें किया गया। तो माइक्रो प्रोसेसर आधारित पहला कंप्यूटर एल्टेयर था, उसमें इंटेल 8008 माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। और बाद में बहुत से माइक्रो प्रोसेसर बन गए, जैसे आप सभी देख सकते हो यहाँ 80286 है 1983 में, 80386 है 1986 में, 80486 है 1989 में, पेंटियम 1 फिर पेंटियम सीरीज आ गई। आप सभी जानते हो पेंटियम के, जिनको P1, P2, P3, P4 के नाम से हम जानते हैं, वो यहाँ उपलब्ध हुए। उसके बाद आप सभी जानते हो कोर टू ड्यू है, ड्यूल कोर है, बहुत से ये हमारे प्रोसेसर थे माइक्रो प्रोसेसर, वो आ गए। और अब आई सीरीज के जो है i3, i5, i7 ये भी आपके सामने बाजार में उपलब्ध है। तो ये सभी माइक्रो प्रोसेसर के प्रकार है। आगे हम बात करते हैं 5th जनरेशन की, यानी 5वीं पीढ़ी की। अब वर्तमान में 5वीं पीढ़ी आप ये समझ सकते हैं कि प्रगति पर है और ये कंप्यूटर भी विकास की अवस्था में है, यानी स्टार्ट हो चुकी है और ऐसे कंप्यूटर आने लगे हैं। इसमें क्या विशेषता होगी 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में, कि इनमें तर्क करने की, सोचने समझने की, निर्णय लेने की और बौद्धिक क्षमता का विकास है, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। यानी कंप्यूटर के अंदर खुद के अंदर सोचने समझने की क्षमता होगी। अभी तक जो कंप्यूटर थे 4थी पीढ़ी तक के, वो केवल निर्देशों के आधार पर कार्य करते थे, लेकिन 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर होंगे वो इस प्रकार के हैं कि उसमें सोचने समझने और निर्णय करने की, यानी डिसीजन मेकिंग की जो क्षमता है वो स्वयं में होगी, कंप्यूटर के अंदर ही विकसित की जा रही है। और ये कंप्यूटर वर्तमान के कंप्यूटर से तीव्र गति वाले, यानी बहुत ही फास्ट, हम कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी तीव्र गति से कार्य करेंगे, बहुत ही विश्वसनीय और जटिल और विषम परिस्थिति में भी कार्य करने में सक्षम, यानी जहां मनुष्य काम नहीं कर सकता ऐसी जटिल और विषम परिस्थिति में भी ये कंप्यूटर काम कर सकेंगे, ऐसे सक्षम होंगे ये 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। और 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनमें प्रोग्रामिंग की जो विधिया है बहुत ही सरल होगी और ये मानवीय भाषा को, व्यवहार को भी समझने लगेंगे। तो वो जो तकनीक का स्तर इतना ऊंचा हो जाएगा, हो रहा है, अभी ये विकास के क्रम में है। और ये 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर के एग्जाम्पल है, जब भी आप देखते हैं अपने मोबाइल में इतने सारे फंक्शन आ रहे हैं, ये सभी 5वीं पीढ़ी से संबंधित है कि इनमें ऐसी क्षमता है कि मानवीय भाषा को भी ये समझ सकता है और मानवीय व्यवहार को भी ये समझ सकते हैं। इसके साथ ही इनपुट और कमांड दोनों के लिए एक आसानी हो जाएगी। और आने वाले समय में मोबाइल कंप्यूटर का प्रचलन बढ़ेगा। अभी मैंने आपको बताया मोबाइल कंप्यूटर, यानी हाथ में हम आसानी से मोबाइल के रूप में हम वास्तव में 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर है जिनके द्वारा हम सब कुछ कार्य कर सकते हैं। और इनका आकार है वो दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। ये 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर और भी छोटा, और तकनीक आती है थोड़ी सी विकसित होगी और आकार बहुत छोटा हो जाता है, और उसके अंदर उसी आकार में जो कार्य करने की क्षमता है, जो गति है, मेमोरी है, उसमें वृद्धि होती जाती है। यही है तकनीकी का प्रभाव। तो आज के वीडियो में आपने कंप्यूटर के 5 पीढ़ियों के बारे में आसानी से पढ़ा और उसके बारे में जाना कि कौन कौन सी पीढ़ी में कौन कौन सी विशेषताएं होती थी कंप्यूटर की। तो एक बार फिर से हम कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में आईसी का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट का, और चतुर्थ पीढ़ी में VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसको हम माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। और 5वीं पीढ़ी है उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, ULSI बहुत ही शानदार टर्म्स है, आपको नोट कर लेना है कॉपी में। ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस टेक्निक का प्रयोग 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर में किया जाता है। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ही विस्तृत। तो वीडियो देखने के लिए आपको सभी का धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा ले सकें। आपको मैं यहाँ कंप्यूटर शिक्षक भर्ती परीक्षा की कंप्लीट प्रिपरेशन है, संपूर्ण तैयारी यहाँ आपको करवाई जाएगी। साथ ही में इसकी जो PDF है वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से आप इसको आसानी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है।